थी वहाँ लोगों बात की पूरी तो होने भावनाएं- दीजिए, मेरी पूरी बात तो होने दीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये आपके हिसाब से किसी सरकार का, किसी बीजेपी का नारा होगा। हमारे हिसाब से जिस दिन आप बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे इस तरह से प्रस्तुत करते रहते हैं, मैं यूट्यूब पर देखता हूँ, बहुत ही आपका प्रखरता से आप अपनी बात रखते हैं। हम तो उस पार्टी से हैं जिसने एक बेटी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया था। उतना खुश नहीं हूँ मैं, बहुत खुश तब हो जाता जब वो महिला भारत की रही होती। मैं आपसे एक प्रश्न अपने बड़े भाई से फिर से करना चाहता हूँ। माता सीता को मानते हैं आप? जी मानते हैं। कहाँ की थी? नमस्कार, खबरीलाल में आप सभी का स्वागत है। मैं अर्पित शुक्ला और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो इस वक्त देश का ज्वलनशील मुद्दा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बीजेपी सरकार ने दिया और बेटियों के हक की बात की, लोगों की भावनाओं को समझा, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में काफ़ी लोग सवालिया घेरे में भाजपा को ले रहे हैं। तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो तमाम चर्चाओं के बीच हमने आमंत्रित किया है दीपक वर्मा जी को और सचिन श्रीवास्तव जी को। दीपक वर्मा जी को मैं बता देता हूं उनके बारे में कि इन्होंने कांग्रेस से विधानसभा का चुनाव लड़ा है और साथ ही साथ हमारे बीच सचिन श्रीवास्तव जी हैं जो हिंदू युवा वाहिनी की कार्यकारिणी में थे और एक अहम जिम्मेदारी निभा रहे थे। तो हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है इनके विचार और क्या बात हमारे सामने निकल कर आती है। तो सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि भाजपा ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, क्या आज के समय में इस चीज़ को भाजपा निभा पा रही है? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद खबरीलाल को, और आप बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे इस तरह से प्रस्तुत करते रहते हैं, मैं यूट्यूब पर देखता हूँ, बहुत ही आपका प्रखरता से आप अपनी बात रखते हैं, तो उसके लिए धन्यवाद। और मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए भी धन्यवाद। देखिए, जो सरकार होती है वो क्या करती है? सरकार एक राह दिखाती है, एक रास्ता दिखाती है, और उस राह और उस रास्ते पर समाज को चलाने का प्रयास करती है। सरकार साधन दे सकती है और उन साधनों का प्रयोग करना जनता का काम होता है। तो इसी प्रकार समाज के अंदर समाज की जो कुरीतियां हैं उनको ख़त्म करने के लिए बीजेपी सरकार ने एक राह दिखाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक ये नारा दिया जो दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो बेटी बचाओ और दूसरा पढ़ाओ। दो बड़ी सामाजिक कुरीतियां जो चली आ रही थी, क्योंकि जो फीमेल जनसंख्या है वो बहुत कम हो रही थी, इसलिए बचाओ। दूसरी चीज़ पढ़ाओ। पढ़ाओ इसलिए क्योंकि जो बेटियां ही हैं वो समाज का आधार हैं। परिवार समाज की इकाई होता है और परिवार का जो मुख्य, जहां से परिवार का मार्गदर्शन होता है वो बेटियों से ही होता है, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, बहन के रूप में हो, किसी भी रूप में हो। और हमारी संस्कृति में तो देवी स्वरूप कहा गया है, देवियाँ होती हैं जी। तो अब यहाँ पर बात आपकी आती है कि कहाँ तक ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है सार्थक है ना? तो सरकार अपने स्तर पर सार्थक है। उसने एक पहल चलाई, बहुत सारा मिशन शक्ति का कार्यक्रम चलाए गए, हर स्कूलों में हर जगह ये कार्यक्रम हुए। अब हमें क्या करना चाहिए, जहाँ तक मेरा विचार है कि जितनी भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, चाहे आप पहलवानों का आंदोलन ले लीजिए जिसमें महिला पहलवानों ने आंदोलन किया, या फिर दिल्ली में घटित हुई घटनाएं ले लीजिए, सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता है जी। जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ तो दो बड़ी बातें हैं, अगर हम उस पर विचार करें और उस पर पालन करें तो शायद ऐसी घटनाएं नहीं हो पाएंगी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो बहुत सार्थक होगा। पहली चीज़ कि बेटियों का सम्मान होना चाहिए परिवार के अंदर, ताकि परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनके अंदर भी ये भावना विकसित हो कि हाँ, जो बेटियां हैं, महिलाएं हैं, उनका बहुत अभूतपूर्व योगदान है, वो इस सभी सम्मान के पात्र हैं। पहली चीज़ होनी चाहिए। दूसरा, जो हमारा सांस्कृतिक विरासत ख़त्म होती जा रही है उसको बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। मैं दिल्ली की घटना की ओर आपको ले जाना चाहूँगा जी। जो उसमें क्रूरता दिखाई गई, बहुत सारा यूट्यूब पर वायरल है, वो फेसबुक पर भी है। किसी से मनमुटाव होना साधारण बात है, कोई आपका दुश्मन हो जाए ये भी साधारण बात है। आप किसी को मारना चाहते हैं
एक असाधारण है, लेकिन एक अत्यंत असाधारण है कि क्रूरता से मारते हैं। तो जो ये क्रूरता आती है, इस क्रूरता को जब तक समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सार्थक नहीं होगा। और ये क्रूरता कोई सरकार समाप्त नहीं कर सकती, ये हम सब की अंतरात्मा समाप्त कर सकती है। दो बड़े काम करने चाहिए। जो परिवार बहुत बड़े हैं वहाँ पर इस तरह की समस्या सबसे पहले आती है। बड़े परिवार में किसी विशेष जाति समुदाय की बात नहीं कर रहा, जो बड़े परिवार वाले लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, अपने बच्चों अपनी बच्चियों के साथ बैठकर समय व्यतीत करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए और सभी को एक अनुशासन सिखाना चाहिए। ताकि मैं देखता हूं कि बहुत सारे बड़े बड़े परिवार ऐसे होते हैं जिनमें 8-10 बच्चे हैं और वो खुद कभी पिता माता के समीप जा नहीं पाते, कभी उनसे उनकी बातचीत नहीं होती, इंटरेक्शन नहीं होता, जिससे वो गलत दिशा पकड़ते हैं और क्रूरता की ओर बढ़ जाते हैं। यदि बच्चा जब वो छोटा है, 10-12 साल तक का हो रहा है, 15 साल तक का हो रहा है, अपने माता पिता के साथ बैठे, अपनी बहनों के साथ बैठे, बातचीत करे, तो वो निश्चित ही इतनी क्रूरता की ओर नहीं बढ़ेगा। तो मेरा ये इसमें कहना है कि सरकार अपने स्तर पर सार्थक है, सरकार ने अपने सारे प्रयास कर दिए हैं, सरकार ने काफ़ी धन भी व्यय किया है इस विषय को लेकर, मिशन शक्ति कार्यक्रम चलाए गए हैं जी। हमें क्या करना चाहिए, सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता है, अनुशासन की आवश्यकता है, सांस्कृतिक वैचारिकता लाने की आवश्यकता है और परिवार में बच्चों के साथ समय बिताने की आवश्यकता है और बच्चों के जो पढ़ाई है उसको को एजुकेशन में कराना चाहिए, शुरू से ही को एजुकेशन में कराएं ताकि उन्हें कोई भेदभाव महसूस ना हो, उन्हें लगे कि ये बच्चियां भी समाज का अंग हैं, लड़के भी समाज का अंग हैं, दोनों एक दूसरे के साथ में रहें ताकि जो ये क्रूरता है वो समाप्त हो जाए, क्रूरता समाप्त हो जाए। भाजपा ने, आपसे भी यही सवाल मैं सर्वप्रथम पूछूंगा कि भाजपा ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया और वर्तमान में भाजपा के विपक्ष के जो लोग हैं वो भाजपा को सवालिए घेरे में ले रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले नमस्कार आपको, आप खबरीलाल को। और दूसरी चीज़, आपने थोड़ा सा हमारा परिचय गलत हो गया है। मैं कांग्रेस से प्रत्याशी नहीं था, मैं कांग्रेस प्रत्याशी का प्रतिनिधि था जी, माफ़ कीजिएगा। पूरे महमूदाबाद को नमस्कार जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये आपके हिसाब से किसी सरकार का, किसी बीजेपी का नारा होगा। हमारे हिसाब से जिस दिन देश आज़ाद हुआ था उससे लेकर आज तक हर सरकार की मंशा रहती है कि महिलाओं को अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य और अच्छी पढ़ाई के लिए। रही बात वर्तमान समय में जो भाजपा सरकार चल रही है, इसकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके नाम पर जो ढोंग रच रही है, पिछले 8 सालों में 9 साल हो रहे हैं देश में भाजपा को आए हुए। लगातार देश की राजधानी दिल्ली में हर 90 दिन पर एक बहुत बड़ा कोई ना कोई घटना घटती है। उसके बाद उसको एक विशेष प्रयोजन के तहत उसको कुछ दूसरा नाम दिया जाता है, लव जिहाद का नाम दिया जाता है, या एक ये कह सकते हैं कि उसको पटरी से बेपटरी किया जाता है। अब जैसे बड़े भाई ने कहा कि इसके लिए बड़े परिवार जिम्मेदार हैं, उसके में किसी विशेष वर्ग की कोई बात नहीं है। ये उनके लिए है जिन परिवारों में संस्कार नहीं है, जिन परिवारों में परवरिश ढंग से नहीं है, ये उनके लिए है। यही उनका कहने का सार जो था वो लगभग यही था। जी, मैं बिल्कुल मानता हूँ। रही बात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, मैं जिस जगह पे आप लोग खड़े हैं यहाँ पे 2022 में बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा कि यहाँ हमारे क्षेत्र की प्रतिनिधि एक महिला को दिया गया, भाजपा विधायक श्री आशा मौर्य जी को। 1 साल लगभग 14 महीने हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से इसी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उससे क्या इन 14 महीने में एक बार भी यहाँ महमूदाबाद में GGIC इंटर कॉलेज, एकमात्र इंटर कॉलेज है, क्या उस विद्यालय में कभी गई? एकमात्र डिग्री कॉलेज है। मुख्य अतिथि बनने के अलावा क्या उन्होंने कभी उसका औचक निरीक्षण किया? एक यहाँ पे महिला चिकित्सालय है, क्या उन्होंने औचक कई बार किया जो आप लोगों के माध्यम से आता है? क्या उसके बाद उस सुविधाओं में कुछ बढ़ोतरी हुई? चौथी चीज, जो घटना भी दिल्ली वाली हुई, मैं दिल्ली वाली घटना में स्पष्ट कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, ऐसे घड़ित मानसिक लोगों के विरोध में हमेशा से उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये प्रधानमंत्री जी का नारा है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है। इसके पहले भी बहुत सारी योजनाएं, हम तो उस पार्टी से हैं जिसने एक बेटी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया था। मैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी का नाम लेना चाहता हूं, उसको हमारी ही पार्टी ने प्रधानमंत्री बनाया था। उसके बाद उनकी पोती को लखीमपुर में जब 5 किसान मारे जाते हैं, गृह मंत्री के बेटे के द्वारा कुचले जाते हैं, वो 5 विधवा महिलाएं कहाँ चली गई? वो भी तो बेटी हैं।
दूसरी चीज़, उसका आज तक कुछ नहीं हो रहा है। ये बड़ी अजीब विडंबना है कि देश में आज़ादी के बाद से आज तक बहुत ही पुरस्कार वापस किए गए होंगे, बहुत ही प्रोटेस्ट किए गए होंगे, मगर जिस हिसाब से जंतर मंतर पर उन बेटियों के साथ इतना गलत हो रहा है जिन्होंने बीजिंग ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए पदक जीता, और जब पदक जीता जब उसके पीछे राष्ट्रगान बज रहा था, तिरंगे को सर आंखों पे रखा, आज वो अपने वजूद के लिए, अपनी सच्चाई के लिए लड़ रही हैं। उस समय प्रधानमंत्री जी का नारा, उनकी मांगे क्या है, उनकी किस लिए लड़ रही हैं वो? उनकी मांगे हैं कि वो अपनी जांच कराना। उनका एक आरोप उन्होंने लगाया सत्ता पक्ष के एक दबंग सांसद के ऊपर, सत्ता पक्ष के दबंग सांसद के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया। क्या मांग रहे हैं, क्या 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 निर्णय है चाहते हैं वो निर्णय तो नहीं सरकार कर पा रही। उन्होंने, कोर्ट ने एफआईआर दर्ज कर दी है, कोर्ट ने एफआईआर दर्ज कर दी है, जांच का विषय है, जांच चल रहा है। या तो न्यायालय पे भरोसा करें या तो देश पे भरोसा करें। अब जब जांच चल रही है, उधर UWW भी उनके पक्ष में आ चुका है। आज उसने अल्टीमेटम भी दिया है कि दोबारा इलेक्शन कराए जाएं वरना बहुत कुछ हो जाएगा। क्या आपको नहीं लगता है कि जब भी कोई ऐसी बात होती है तो विपक्ष एक तरीके से, पूरी तरीके से कुछ भी होता है तो सीधे बीजेपी को घेरने लगती है? मानवर, मैं आपको बता दूं कि 2017, 2018 में तमाम ऐसे कांग्रेस के भी विधायक और सांसद हैं जिन पे आरोप लगे हैं ऐसे, और एक लंबी चौड़ी लिस्ट है उस कार्यकाल में भी जब ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो क्या बीजेपी के एक सांसद का नाम, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि हमारा नाम जोड़ा जा रहा है, वो इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि पहले एक फ़ोटो दिखती है कि विनेश फोगाट उनके परिवार के साथ फ़ोटो खिंचा रही हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन में गई हैं। एक फ़ोटो दिखती है कि वो बहुत ही मुस्कुराहट के साथ में दोनों पोज दे के फ़ोटो खिंचा रहे हैं। एक फ़ोटो दिखती है कि वो जंतर मंतर की कुछ दूरी पर 3 स्टार होटल में जा कर के खाना खाती हैं और वापस वहाँ पे आ जाती हैं। डीजीपी दिल्ली कहती है कि हमने इनको सारी सुख सुविधाएं दी, लेकिन इनका मकसद कुछ और ही था। ये नए संसद भवन के उद्घाटन के पास नज़दीक इसलिए गए क्योंकि इनको ये समझना चाहिए, उस वक्त ये समझना चाहिए कि सुरक्षा की दृष्टि से वो ठीक नहीं था। इस चीज़ को भी भुनाने का प्रयास किया गया। ऐसा भी लोग बोल रहे हैं, बीजेपी के समर्थक बोल रहे हैं या ब्रजभूषण के समर्थक हैं वो बोल रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पलट के जानना चाहता हूँ, आपके अनुसार वो लड़कियां क्या अपनी प्रतिष्ठा, अपने संस्कार, अपनी इज्जत दांव पे लगाकर क्या विपक्ष का वो मोहरा बनना चाह रही हैं? लेकिन आप हमको ये बताइए कि जांच का विषय है, न्यायालय पे सभी को भरोसा करना चाहिए, अधिकारियों पे सभी को भरोसा करना चाहिए, और जिस दिल्ली में वो जंतर मंतर का धरना दे रही हैं वहाँ की सरकार दूसरी है, वहाँ की सरकार भी भाजपा की नहीं है। एफआईआर आपको जानकारी हो एफआईआर किस धारा में हुई है? 501 के तहत। हाँ, 376 में क्या कोई मुलजिम आपके पड़ोस के जनपद में आज वो मुख्य अतिथि बने बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं बराबर, वो कह रहे हैं कि मैं गलत हूं तो ये हो जाए, मैं गलत हूं तो वो हो जाए। मैं आपसे जानना, अगर भारतीय कानून में उनकी मान्यता है, वो भारतीय जनता पार्टी कानून को, माननीय न्यायालय को अगर सम्मान देती है, तो ऐसा कौन सा कारण है कि 376 और 501 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, उसके बावजूद भी अपराधी खुलेआम घूम रहा है? क्या कहना चाहिए इस पर? देखिए, आपने तो मुद्दे का राजनीतिकरण कर ही दिया है, तो और विपक्ष और पक्ष भी आ गया है। हाँ। तो एक मजबूत पक्ष के प्रहरी होने के नाते मैं अपनी बात शुरू करूंगा कि बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी डिबेट्स होती हैं जहां पर बहुत सारे लोग जाते आते हैं, पक्ष और विपक्ष में चर्चाएं होती हैं। कभी पक्ष और कभी विपक्ष दोनों एक दूसरे एक बिंदु पर साथ नहीं होते, लेकिन मैं अपने माननीय, उन्होंने मुझे बड़ा भाई कह दिया है तो मैं छोटे भाई की एक बात से बहुत अच्छे से सहमत हो गया हूँ कि ठीक है, कांग्रेस ने एक महिला को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत प्रधानमंत्री बना दिया। आप थोड़ा सा भूल गए हैं, थोड़ा सा और अच्छे आगे बढ़ते तो एक और महिला को उन्होंने पूरी शक्ति प्रदान कर दी है, और इस तरह से एक रिमोट कंट्रोल उनके पास रख दिया है कि वो पूरा संचालन वहीं से होता है। तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छी बात है और प्रशंसा का विषय है। मैं उतना खुश नहीं हूँ, मैं बहुत खुश तब हो जाता जब वो महिला भारत की रही होती। अगर वो महिला भारत की होती और उसके पास रिमोट होता तो मैं वाकई में बहुत खुश हो जाता कि हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कांग्रेस भी उतना पालन कर रही है। लेकिन एक विदेशी मशीन के पास हमारा रिमोट कंट्रोल अब तो बहुत साल से नहीं है और आगे भी बहुत साल तक नहीं ही रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? कारण बस यही है कि हर चीज़ में, हर बात में, हर विषय पर पक्ष और विपक्ष ढूंढना एक सार्वभौमिक सत्य है। इस पर हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि हर बात के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक।
ध्यान देना होता है कि सकारात्मक पक्ष कितना मजबूत है, कितना प्रभावशाली है और उसका भविष्य कैसा है। यहाँ तक कि अगर आप किसी भी विषय को ले लें तो उसके नकारात्मक पक्ष होंगे। कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी होती है कि वे नकारात्मकता को ही प्रकट करते हैं और कुछ लोग सकारात्मकता की ओर जाते हैं। तो जो राजनीतिकरण की बात है, मानते हैं बहुत सारे मुद्दे ऐसे हो सकते हैं जहां पर सरकार का रवैया ढीला हुआ हो या जांच का जो गति है वो थोड़ी धीमी चली हो, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जहां पर थोड़ी सी ढिलाई बरती गई हो। लेकिन जो मूल मंत्र है, जो हम लोगों का आज चर्चा का विषय था, जिस पे आपने आमंत्रित किया, वो था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ तक सार्थक है। और जिसकी शुरुआत भी मैंने इसी बात से करी थी कि सरकार सार्थक नहीं कर सकती भाई। सरकार क्या कर सकती है? अगर मान लीजिए जहाँ पर हम खड़े हैं, ये बहुत ही बढ़िया वातावरण यहाँ का है और ये महमूदाबाद की शान है, ये किला आप देख रहे हैं पीछे, और उसके सामने अगर आप दिखाएंगे तो एक बहुत बड़ी सी बाग है जो पूरी आम से भरी हुई है। और यहाँ पर सरकार क्या कर सकती है? सरकार केवल कुछ प्रहरी बैठा सकती है कि भाई, और लिख सकते, बोर्ड लगा सकती है कि भाई आम मत तोड़ो। लेकिन सुबह सैर पर आने वाले बहुत सारे लोग, दोपहर दिन में निकलने वाले बहुत सारे लोग, क्योंकि एक सार्वजनिक रास्ता भी है, आम उठाते हैं, ले जाते हैं, तोड़ते हैं, तो क्या सरकार उन सभी को फांसी पे चढ़ा सकती है? नहीं चढ़ा सकती ना। सरकार तो केवल एक रास्ता दिखाती है। यदि जो निकलने वाले लोग हैं वे अपने मन में दृढ़ हो जाएं कि नहीं, ये मेरा आम नहीं है, इसके लिए मैंने परिश्रम नहीं किया है, ये मेरे भाग्य का नहीं है, यदि मैंने परिश्रम किया होता, इसके लिए मूल्य का भुगतान किया होता, तो मैं निसंदेह इस आम को ले सकता था। अगर ये भावना उनके अंदर जागृत हो जाए तो फिर वो पूरी बात सफल होती है कि प्रहरी रखना और बोर्ड लगाना, आम तोड़ना मना है। यही बात यहाँ पर आती है कि दो सवाल आपसे। एक तो जो रिमोट कंट्रोल है वो विदेशी है, और दूसरा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अगर सार्थक बीजेपी नहीं कर पा रही है, जब स्वयं लोग इसके जिम्मेदार हैं, लोगों के संस्कारों को बदलने की आवश्यकता है, तो बार बार विपक्ष इस मुद्दे को हाईलाइट क्यों करती है? रिमोट से पहले इन्होंने कहा कि अगर वो महिला भारत की होती। मैं आपसे एक प्रश्न अपने बड़े भाई से फिर से करना चाहता हूँ। माता सीता को मानते हैं आप? जी मानते हैं। कहाँ की थी? भारत की थी। किसने कहा? भारत पता कर लीजिए कि कहाँ की थी। पहले भारत का जो एरिया था वो काफी नेपाल लेवल का था, काफी अब्रॉड लेवल का था, काफी विस्तार था उसका। चलिए हम आपकी बात, लंका भी इसी में आता था। चलिए हम आप ये भी मानते हैं। माता शब्द से शुरू कर दिया, बस यही पर बहुत बड़ी बात है। माता सीता, आपने जब माता सीता कह दिया तो हाँ, वो आपकी बात सही है, कहीं की भी रही हो, ठीक है, लेकिन वो एक क्षेत्र अलग था, वह व्यवस्था अलग थी, वहाँ लोगों की पूरी तो होने दीजिए, मेरी पूरी बात तो होने दीजिए। जी बिल्कुल। अगर आपको ये मतलब लगता है कि वो भारत के नहीं है, तो वो यहाँ बुलाई नहीं गई थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उसमें प्रेम विवाह किया तो प्रेम विवाह किया था, ठीक। और इसका मतलब अगर इसमें ऑब्जेक्शन है तो शायद आपको प्रेम में फिर भरोसा नहीं है। प्रेम में तो लोग 7 समुंदर पार चले जाते हैं, ऐसा इतिहास में कहा गया है। भगवान प्रभु श्री राम जिनके नाम पे आप सरकार चला रहे हैं, उन्होंने तो समुद्र लांग के अपने प्रेम को ही लाने वहाँ गए थे। आप अमीरगंज के हैं, आप अपने अमीरगंज के लोगों का ख्याल ज़्यादा रखेंगे कि लखनऊ का कोई व्यक्ति होगा या दिल्ली का कोई व्यक्ति होगा, वो अमीरगंज के लोगों को अपना समझेगा? देखिए यहाँ पे तो जैसे जो आपने ये बात उठा दी, हम अमीरगंज के हैं, ख्याल रखेंगे। ये वर्तमान समय में आप आपस में कैसे रह रहे हैं इस पर निर्भर करता है। हम तो छोटे शहर के हैं, लॉकडाउन से लेके अभी तक छोटे शहर में जितनी इंसानियत मानवता है वो तो शायद बड़े शहरों में देखने को नहीं मिली। और एक उदाहरण नहीं, सैकड़ों उदाहरण आपको मिलेंगे। लोग भूखों मर के पड़ोसियों को देखने नहीं गया। ये विषय नहीं था, विषय ये था जैसे इन्होंने कहा कि रिमोट कंट्रोल या भारत महिला, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं प्रेम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने प्रेम विवाह किया, क्या गलती कर दी और उसको निभाया। वो महिला चाहती, जिस उम्र में वो विधवा हुई थी, उस उम्र में विदेशों में दूसरा शादी कर लेते। वो भारत में रह के अगर चाहती अपने बच्चों को विदेश सेटल कर सकती, वो सक्षम थी। 2004 से 2014 के बीच में जब उसको लगा कि जब जिस पद पे अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने दामाद को, अपने नौकर को अगर चाहती तो राज्यसभा सदस्य लेकर किसी भी पद पे बिठा सकती थी। मगर उन्होंने उसी संस्कार का अनुकरण किया जो हमारी मिट्टी, हमारे देश में लोग करते आ रहे हैं। यदि आपने संस्कार की बात की तो संस्कार की बदौलत अगर कहा जाए तो बीजेपी कहते हैं कि संस्कार ही नहीं है कांग्रेस में। बीजेपी कहते हैं इनके सांसद का पद भी इसीलिए गया क्योंकि इनके अंदर संस्कार नहीं है। ये मोदी नाम का जो शब्द है उसमें जो है उन्होंने बहुत ही उल्टी सीधी बात बोल दी और उनका पद भी चला गया। बहुत बुरा लगेगा अगर संस्कार की बात बीजेपी करेगी,
किस संस्कार की बात करती है? उसका बेटा यहाँ राजगद्दी पर बैठा रहा, पिताजी को उसके मृत्यु पे आग देने वाला कोई और था। ये संस्कार थे उसके। संस्कार ये हैं कि बीजेपी की पुलिस आज किसी भी छोटे नेता के या किसी बड़े विपक्ष के नेता के बेडरूम तक चली जाती है। इस संस्कार की बात कर रहे हैं आप? बीजेपी संस्कार सिखाएगी विपक्ष को? नहीं, संभव ही नहीं है। कहने का मतलब है वो चीज गलत थी या नहीं थी? किस चीज़ की? कौन सी गलत? देश के प्रधानमंत्री के जाति पर टिप्पणी करना या उस जाति से संबंधित टिप्पणी करना, क्या ये वैध है? देखिए, उन्होंने किसी जाति पे टिप्पणी नहीं की थी ना। कलम का सिपाही अगर पत्रकार को कहा जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि पत्रकार किसी भी कास्ट का है उस पर लगना। अगर पत्रकार को, उन्होंने मोदी शब्द का इस्तेमाल किया, उन्होंने एक व्यक्ति के लिए किया। उन्होंने मोदी जन समूह के लिए या जनजाति के लिए नहीं किया। उन्होंने एक व्यक्ति, जितने भी मोदी है वो विदेश भाग गए, वो चाहे जितने भी मोदी, हाँ जितने, उसमें भी उन्होंने नाम लेके कहा। आप अगर पूरा भाषण ये कोर्ट में दे दिया गया है, नीरव मोदी, ललित मोदी, इसके अलावा जो भी मोदी हैं, ठीक, विदेश भाग गए। दूसरी चीज जिसपे डिबेट शुरू हुई थी, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये संस्कार, ठीक है, जो वर्तमान समय चल रहा है, ठीक, इसके लिए मैं अपनी बहनों से, अपने देश के बच्चों, अपने मोहल्ले के बच्चों से, उनसे बस एक विनती करना चाहता हूँ। देखिए, हम लोग आपकी सुरक्षा तभी तक कर पाएंगे जब तक आप अपने मन का डर हम लोग को बताएंगे नहीं। अगर आप अपना डर बता देते हैं, अगर आपको पब्लिक प्लेस में कोई दिक्कत है, आपको रिश्तेदार या कोई भी इस तरीके से डर है आपको, तो आप अपने भाई से, अपने दोस्त से, अपने घर वालों से इसको जरूर शेयर करिए, ठीक। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हर सरकार का नारा है। हर सरकार चाहती है कि उसके सरकार में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा मेंटेन रहे। और ये क्राइम एक ऐसा क्राइम है जिससे सरकार का ग्राफ बहुत जल्दी ऊपर उठता है, जब बहुत जल्दी नीचे गिरता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अगर किसी देश, मैंने तो मतलब इतना बुरी स्थितियाँ हैं। कानपुर में 3 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है, कहीं पे किसी 40-45 साल महिला का मर्डर हो रहा है। तो ये स्थितियाँ आसपास के लोगों की वो मानसिक बीमारियाँ हैं जो वो हत्या करके या गलत काम करके वो अपने मानसिक उसको क्रूरता को निकालते हैं। जी, बिल्कुल सही बात है। और देखिए, बहुत सही बात आपने भी कही और शुरुआत में आपने भी कही थी कि तंत्र कोई भी हो, शासन किसी का भी हो, यदि हम स्वयं से जागरूक नहीं होंगे तो शायद बात नहीं बनेगी। और राजनीतिकरण तो क्योंकि न्यूज़ चैनल है तो कहीं ना कहीं बीच में आ जाती है। लेकिन अब हम जो आपसे पूछने जा रहे हैं, एक शिक्षित परिवार को या गैर शिक्षित परिवार को, अभिभावक को अपनी बेटी से जुड़ी किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, बेटों से जुड़ी किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, शुरुआत से क्या ऑब्जर्व करना चाहिए जिससे कोई अप्रिय घटना ना हो? बहुत अच्छा प्रश्न है और ये पहले ही आ जाना चाहिए था। अच्छा, जो कि राजनीतिकरण आपने कर दिया है और पक्ष और विपक्ष में बांट दिया था, तो उसका जवाब भी देना बहुत ज़रूरी है। पहले मैं उसका जवाब दूंगा, फिर आपके ये जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इसका जवाब दूंगा। जी, देखिए, जो हमारा विपक्ष है वो किसी भी विषय पर होमवर्क करके नहीं आता। ये आप हमेशा से ध्यान रखिए कि बिना होमवर्क के आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। एक व्यक्ति, हमारा सौभाग्य है कि जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, और ऐसा सौभाग्य अगर हर जगह को, हर राज्य को प्राप्त हो जाए और देश को प्राप्त हो जाए तो निसंदेह देश प्रगति करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जब एक व्यक्ति वैराग्य ले लेता है तो फिर वह सिर्फ अपने कर्म पर केंद्रित रहता है। और वैराग्य धारण करना इस बात का प्रतीक है कि जब उन्होंने संन्यास लिया होगा उस समय उन्होंने अपने सारे कर्मकांड निभा दिए थे। ये उसका एक परंपरा होती है, ये एक उसकी पूरा विधि विधान है। तो बाद में इस विषय को कहना बिल्कुल निरर्थक होता है। और इस बात का परिचय मैं अपने छोटे भाई पर कोई बात कहना नहीं चाहता, और वो इतने जागरूक हैं और इतने ज्ञानी हैं। लेकिन चूंकि जब आप विपक्ष का चोला ओढ़ लेंगे तो विपक्ष की जो विशेषताएं हैं वो स्वतः ही आप ग्रहण कर लेते हैं। तो इस बात के कारण ऐसा है। तो जो मुख्यमंत्री जी ने उस समय वो नहीं गए, वो इसी कारण से नहीं गए क्योंकि उनका जो धार्मिक अनुष्ठान करने का जो उनका अधिकार था वो पहले ही वो अपना निभा चुके थे। जी। और जो मुख्य बिंदु है कि जब व्यक्ति वैराग्य धारण कर लेता है तो वो किसी भी मोह माया में ग्रसित नहीं होता और वो केवल काम पर केंद्रित रहता है। और इसका भरपूर उदाहरण आपने कोरोना काल में देखा ही है, जिसमें तन मन धन से 24 घंटे कोई व्यक्ति अगर जुटा रह सकता है तो वो केवल तभी जुटा रह सकता है जब उसके घर पे उसे गरियाने वाला कोई ना हो। कहाँ थे, क्यों नहीं आए, क्या कर रहे हो, और घर भी है वहाँ नहीं देख रहे हो, घर वाले सब मर जाएंगे, ऐसा। चूँकि मैं एक गृहस्थ आश्रम में रहता हूँ तो मुझे पता है, इसलिए मैं इन शब्द आपको बता रहा हूँ। और एक उच्च शिखर पर बैठा हुआ व्यक्ति जिस पास इस तरह के प्रश्नों के उत्तर देने का दायित्व नहीं है, तो फिर उसका केवल और केवल एक दायित्व है राष्ट्र की सेवा।
तो ये बहुत सौभाग्य के बाद मिलता है। इसमें किसी भी पक्ष और विपक्ष की आवश्यकता नहीं है, किसी भी इधर उधर बांटने की आवश्यकता नहीं है। ये अच्छे कर्म है उत्तर प्रदेश की जनता के, और अच्छे कर्म है जिसका परिणाम है कि एक ऐसा व्यक्ति सत्ता के इस पद पर है, और इसका ही परिणाम आप देखते हैं जो चुस्त दुरुस्त प्रशासन दिखाई देता है। वो नंबर एक बात, खैर वो एक अलग विषय था राजनीतिकरण का। और ये जो विषय आपने बोला बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी हमारे दर्शक जब हमारे इस बातचीत को देखेंगे वो निश्चित ही इसको नोट डाउन करिएगा। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल को कि आपने इस तरह के प्रश्न और उठाए और इसका चर्चा करी। माता पिता को क्या ध्यान देना चाहिए? चूँकि मैं एक पिता हूँ इसलिए भी मैं आपको इस विषय के बारे में अच्छा से बता सकता हूँ, और मेरा अध्यापन का बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है। 2009 से मैं अध्यापन कर रहा हूँ, और मोस्टली मेरे पास बीकॉम, एमकॉम और इंटरमीडिएट की लड़कियां ही पढ़ने आती रही हैं। करीब 50 से 100 से 200 लड़कियों को मैंने पढ़ाया है। तो उनसे बातचीत, और चूँकि जब इंटर कर लेती है बच्ची और फिर वो बीकॉम, एमकॉम करती है, तो उसका जो मानसिक जो स्तर होता है उससे भी मैं परिचित हूँ। तो कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात, परिवार के अंदर कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। यानी परिवार के जितने भी सदस्य हैं, बेटा बेटी, माता पिता, दादा दादी, जितने भी सदस्य एक साथ रह रहे हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। सभी लोग आपस में बैठकर दिन में एक बार बातचीत अवश्य करें। और सभी के बीच में रिश्ता कैसा होना चाहिए? हमेशा दोस्ती का होना चाहिए। माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, ऐसे रिश्ते गौड़ हो जाने चाहिए। प्रमुख रिश्ता दोस्ती का रखना चाहिए, ताकि बच्चा आपसे स्पष्ट रूप में अपने मन की बात कह सके। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने अनुभव किया कि जब कोचिंग में बच्चे आते थे तो वो जब मेरा उनसे फ्रेंडली बिहेवियर हो जाता था तो वो मुझे बताते थे कि सर आज फ़लाँ मोड़ पर मुझे फ़लाँ लड़का दिखाई दिया। और एक बात आपको और बताना चाहूँगा, ये अनुभव से मैंने ज्ञात किया है। लड़कियों से अगर आप इस तरह का प्रश्न करेंगे तो वो निश्चित आपको बताएंगी कि एक महिला सदैव जान जाती है कि सामने वाला व्यक्ति उसे किस नज़र से देख रहा है। वो उसका इंस्टिंक्ट होता है जो उसको ये खबरदार कर देता है कि ये व्यक्ति, इसकी नज़र खराब है। और जैसे हमारे छोटे भाई ने कहा, वो मैं पूर्ण सहमत हूँ कि डर एक समाज में हो जाता है। तो ये डर केवल तभी हटेगा जब हम परिवार के अंदर एक दोस्ती का माहौल क्रिएट कर पाएंगे, परिवार के सभी सदस्यों में। दूसरी चीज़, बच्चियों में ये एहसास जगाना चाहिए परिवार के माता के द्वारा, पिता के द्वारा, भाइयों के द्वारा, कि आप के साथ कोई भी बात हो जाए, आप पहली बात तो आप हर काम को करने के लिए स्वतंत्र हैं। जो भी आप निर्णय लेना चाहें आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन यदि उसका कोई भी परिणाम निकलता है जो आपको लगे कि ये कुछ गलत हो गया है, तो आप तत्काल सबसे पहले अपने घर को सूचित करें। और उसको बचपन से ही ये बात समझानी चाहिए कि किसी भी स्थिति में हो, माता पिता कभी अपने बच्चे का साथ नहीं छोड़ते, चाहे जैसी भी स्थिति हो। बच्चे को ये लग सकता है कि नहीं अब तो माँ बाप हमें छोड़ देंगे, मैंने गलत काम कर दिया है। उस समय यदि बच्चे को अपनी वो वाली बात याद रहे कि नहीं, उन्होंने मुझे बचपन से कहा है कि नहीं, एक बार मुझसे बात ज़रूर कर लेना, तो आप निश्चित जानिए कि जो हजारों सुसाइड हो जाते हैं वो वहीं पर समाप्त हो जाएंगे। वो अंतिम घड़ी में यदि वो अपने परिवार के सदस्य से बात कर ले तो उसका वो चीज़ तुरंत ख़त्म हो जाएगी। दूसरी जो दिल्ली जैसी घटनाएं घटित होती हैं वह केवल इसलिए घटित होती हैं क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, वो इतने प्रेम में पड़ जाते हैं कि वो अन्य बातों को निगलेक्ट कर देते हैं। और यदि वह अपने शुरुआत में बन रहे संबंध की चर्चा अपने घर में किसी से भी कर दें तो वह जो अन्य व्यक्ति है वो अन्य पहलुओं पर ध्यान देता है कि नहीं, उससे मत मिलना, क्या तुमने उसका परिवार देखा है, क्या वो कहाँ से आता है। क्योंकि जो मेन बॉडी है वो तो उसमें अट्रैक्शन में है, जो अट्रैक्शन में है वो अन्य बातों को ध्यान नहीं देता। लेकिन अगर कोई भी एक परिवार के सदस्य से वो घनिष्ठता से जुड़ी है, अगर उसने एक बार बताया तो अन्य व्यक्ति उसको जरूर कहेगा कि उसके परिवार कौन है, कहाँ से आता है, आमदनी क्या है, कहाँ जाता है, कहाँ रहता है। कोई भी अगर क्रॉस क्वेश्चन उसके दिमाग में आएगा तो इस तरह घटनाएं घटित नहीं होंगी, क्योंकि ये सब घटनाएं जो घटित होती हैं पूर्ण रूप से जालसाजियों पर बनी होती हैं। ये जो लोग हैं ये अलग वेश बना कर आते हैं, अलग रहन सहन दिखाते हैं, जबकि वास्तविक रहन सहन इनका अलग होता है। तो दो ही इसके मूल मंत्र हुए। पहला, परिवार के अंदर बातचीत होनी चाहिए, सबके साथ बातचीत होनी चाहिए, कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। दूसरा जो मूल मंत्र है, परिवार के सभी सदस्यों का आपस में बिल्कुल दोस्ताना संबंध होना चाहिए। और एक और चीज़ में जोड़नी चाहिए, तीसरी बात, कि ये मन में बच्चियों के और लड़कों के भी बात है। ऐसे नहीं है कि लड़के नहीं फंसते, लड़के भी बहुत सारे ऐसे मुद्दों में फंस जाते हैं जहाँ पर वो जालसाजी का शिकार हो जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। बहुत सारी घटनाएं ऐसे महमूदाबाद में भी देखने को आई हैं।
इसका केवल एक उपाय है कि उनके मन में बचपन से ही परिवार के सदस्यों द्वारा डाला जाए कि कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कितना भी नुकसान हो गया हो, आपने कुछ भी कर दिया हो, एक बार बात आप मुझसे ज़रूर करिएगा परिवार के सदस्यों से, तो निसंदेह ऐसी घटनाएं घटित नहीं होंगी। और ये पालन करना कठिन है, लेकिन यदि हम ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो जहाँ तक मेरा मानना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तब निसंदेह सार्थक होगा। धन्यवाद। क्या शासन सत्ता